विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटी आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने जितनी भी क्लासें हुई थी, अभी जो पेपर हुआ है आरएस का, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अपना करंट अफेयर्स अपने कवर किया था, उसमें से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपको उस पेपर में मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से अपने ये कवर करते जा रहे हैं। और उसी में अपने लास्ट में अंतिम दिनों में अपने 4 से 5 क्लासें आई थी, जिसमें एक इकोनॉमिक्स सर्वे की थी और इसके अलावा 3 योजनाओं की थी। इसके अलावा एक सूजस की जो क्लास थी, उनमें से 10 से ज्यादा जो प्रश्न है वो अपने उन्हीं क्लासों में से देखने को मिले। तो चलिए, उन दिनों में जो अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस थी वो एक बार रुक गई थी। उसी के चलते अपने क्या है, उन्हीं पीछे के जो 10 दिन है उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी अपने आज क्लास को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो अपना पहला प्रश्न है, ई संजीवनी क्या है। तो ये ई संजीवनी क्या है? राजस्थान सरकार का टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म। दूसरा है भारत सरकार का टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म। तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा सूचना हेतु एकीकृत प्लेटफॉर्म। चौथा है चिरंजीवी योजना हेतु एकीकृत प्लेटफॉर्म। तो ये है क्या? ई संजीवनी। ई संजीवनी है भारत सरकार का टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म। और इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है कि जो रिटायर्ड जो डॉक्टर हैं, कौन से रक्षा जो मंत्रालय या अपने सैनिक जो हैं, जो सैन्य सेवा में जो डॉक्टर थे, वो क्या करेंगे, एक ई टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के तहत आम नागरिकों को, किनको? आम नागरिकों को भी सेवाएं देंगे। क्योंकि कोरोना के चलते क्या हुआ, डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए उन्होंने ये सहयोग करने के लिए कहा। और इसी के चलते क्या भारत सरकार द्वारा ये एक ऑनलाइन जो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया। और वो डॉक्टर क्या करेंगे, सभी नागरिकों को सेवाएं देंगे। ये है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र है वो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन अपने पास है नीति आयोग, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय ऊर्जा विभाग, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे, ऑप्शन अपने को ऐसे ही मिलेंगे जैसे अभी आपने देखा होगा आरएस का पेपर। तो ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा? भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अपने बात करते हैं। तो इसरो है भारत सरकार के ऊर्जा विभागों के सहयोग से, जितने भी ऊर्जा विभाग हैं उनके सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। कब? 18 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया है। करेगा क्या ये ऊर्जा उत्पादन और वितरण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए और ऊर्जा को सभी स्रोतों की पहचान करने के लिए तथा योजना बनाने के लिए क्या है, ये मानचित्र लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2021 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किस देश में भूदान ग्रोव या भूदान उपवन पट्टिका का अनावरण किया है? कहां किया है ये बताएंगे आप। ऑप्शन आपके पास है इंडोनेशिया, मलेशिया, इजराइल या सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है जी इसका इजराइल है। क्या है? इजराइल है। और इजराइल में ये लॉन्च किया गया है क्या? भूदान ग्रोव या भूदान उपवन। ये किसके उपलक्ष्य में? कि पिछले वर्ष जो विनोबा भावे थे, कौन? विनोबा भावे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं, भूदान या ग्रामदान, क्या? भूदान या ग्रामदान। इसके अलावा अगर अपने देखें कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह है, कौन सा व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो ये इनके प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। तो विनोबा भावे ने ये जो काम किया है, इसके उपलक्ष्य में, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में क्या इजराइल के अंदर भूदान या ग्रोवदान है वो लॉन्च किया गया। या उपवन है कौन सा? एक फॉरेस्ट है वहां पर। कौन सा? इजराइल में जेरूसलम। कौन सा है? जेरूसलम। यहां पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, यहां लिख देता हूं। जेरूसलम जो फॉरेस्ट है
कौन सा फॉरेस्ट है? जेरूसलम फॉरेस्ट में इस उपवन की शुरुआत की गई है। किनके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा। इनके अलावा भी क्या है कि वहां पर जो अपने क्रांतिकारी गए थे उन्होंने भी इसमें योगदान दिया था। तो वहां पर ये लॉन्च किया गया कौन सा? भूदान या ग्रामदान। कहां पर? इजराइल में किया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा प्रज्ञानानंद किस खेल से संबंधित है? ये भाई किससे संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज या शूटिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? शतरंज से संबंधित है। हाल ही में अमेरिका के दिग्गज खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, उनको इन्होंने मात दी है। तो प्रज्ञानंद चर्चा में थे, तो शतरंज के खिलाड़ी है प्रज्ञानानंद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, कौन सा? CSTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इसका गठन वर्ष 2002 में हुआ था। दूसरी स्टेटमेंट है, यह 6 देशों का अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। तीसरा ऑप्शन है, इसका मुख्यालय मॉस्को रूस में स्थित है। चौथा है, अफगानिस्तान एवं सर्बिया पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल है। इसका सही जो सत्य आंसर है वो क्या होगा? तो चारों के चारों ही सत्य है। चारों जो स्टेटमेंट थी वो चारों के चारों ही क्या है? सत्य है। अब इसमें जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो मॉस्को में जो मुख्यालय है तो रूस तो होगा। इसके अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ध्यान रखना, कजाकिस्तान, कौन सा? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। 3 तो ये हो गए मिडिल ईस्ट के। एक हो गया रूस, एक आर्मेनिया और बेलारूस। एक रूस, एक बेलारूस, एक आर्मेनिया। इसके सदस्य जो है वो अन्य नाटो जैसे जो सैनिक संगठन है उनमें शामिल नहीं हो सकते। हाल ही में चर्चा में क्यों था? तो चर्चा में इसलिए था तो CSTO ने 22 से 23 अक्टूबर तक कजाकिस्तान ने, किसने? कजाकिस्तान ने क्या किया कि अफगानिस्तान की सीमा के पास में अपने क्या करेंगे? सैन्य अभ्यास करेंगे, ताकि क्या अपने को पता अफगानिस्तान में कैसे तख्ता पलट हुआ है तो उसका प्रभाव यहां पर ना पड़े, ताकि अफगानिस्तान को ये लगे कि ये भी मजबूत देश है। तो इनका ये संगठन है कौन सा? CSTO। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, सीर जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ हाल ही में कहां किया गया है? ऑप्शन अपने पास है, पहलगांव, गढ़सीसर, भालोजी, जहोता। नाम सुने सुने लग रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पहलगांव। कौन सा होगा? पहलगांव। तो पहलगांव इसका सही आंसर होगा। अब जो 3 ऑप्शन है अपने को पता है। एक प्रश्न आया था आरएस के अंदर कि कुसुम योजना कंपोनेंट घटक ए के तहत राजस्थान का, या हालांकि वो भारत का ही है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? ये था भालोजी में। कौन सा? फर्स्ट सौर ऊर्जा संयंत्र। कौन सा? सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? ये है कोटपुतली। कोटपुतली जयपुर। कहां पर है? कोटपुतली जयपुर में है। घड़सीसर में करवाया था मैंने, ये दूसरा भी, ये भी करवाया था। सेकंड जो है वो चूरू का, कौन सा? ये घड़सीसर चूरू में स्थापित किया गया है। पहलगांव कहां पर है? जम्मू एवं कश्मीर में। और यहां पर ही सीर जल आपूर्ति योजना है वो प्रारंभ की गई है। जहोता गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का अगर अपने देखें ODF प्लस गांव है ये पहला, तो ध्यान रखिएगा। तो ये अपने इसका आंसर था पहलगांव। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा आयुष वन का उद्घाटन किया है? आयुष वन का उद्घाटन कहां किया? ऑप्शन है गांधीधाम, गुरुग्राम, लेह, वाराणसी। इसका सही आंसर है गांधीधाम गुजरात में किया है। गुरुग्राम कहां पे है? हरियाणा में है। लेह कहां पे है? ये अपने लद्दाख में। वाराणसी अपने को पता है यूपी में है। तो कहां पर किया है? गांधीधाम में आयुष वन की स्थापना की है। 30 एकड़ जो भूमि है उसमें इन्होंने क्या किया है? ये आयुष वन स्थापित किया। कितनी? 30 एकड़ भूमि का आयुष वन स्थापित किया है। कहां पर? गुजरात का गांधीधाम शहर में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रोटरी फॉरेस्ट ने आयुर्वेदिक पौधों के लिए यह वन स्थापित किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लंबा चौड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर टेक 2021। कौन सा? फ्यूचर टेक 2021 किसके द्वारा? ये CII के द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। यह सम्मेलन कब से कब तक?
19 से 27 अक्टूबर 2021 तक चलाया गया। यह डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी है। थीम क्या थी? भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीक हम सब भरोसा कर सकते हैं। वाहक तकनीक पर हम सब भरोसा कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है मुख्य 5 बिंदुओं पर फोकस रहा। रणनीति, विकास, लचीलापन और समावेशित और विश्वास ये शामिल था। तो सत्य कौन से हैं? आपको पता है जब भी मैं 4 स्टेटमेंट देता हूं तो सभी सत्य होता है, लेकिन ये पेपर में ट्रिक मत अपनाना कि सभी सत्य होंगे, ठीक है। तो चारों, क्योंकि यहां पर ये रहता है कि वो मैटर कंप्लीट होना चाहिए, वो टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। किसके द्वारा किया गया? CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये प्रश्न था अपना। तो ये चारों के चार स्टेटमेंट सत्य है। किससे संबंधित? फ्यूचर टेक 2021। अगला प्रश्न है चर्चा में रहा देश जहां अपराध की लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है। आपातकाल किस लिए? क्योंकि वहां पर सब्सिडी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो बहुत ही भयंकर स्थिति ले चुके हैं, इसलिए उसने क्या किया, वहां की सरकार ने क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी। ऑप्शन है इक्वेडोर, एल सल्वाडोर, क्यूबा, लिथुआनिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इक्वेडोर। इक्वेडोर है कहां पे? साउथ अमेरिका। कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। एल सल्वाडोर ये अमेरिका संयुक्त राज्य यूएसए, ठीक है, यूएसए में है। क्यूबा क्या है? क्यूबा ये कैरेबियन कंट्री है। कौन सी है? कैरेबियन कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा लिथुआनिया ये कैसा है? ये बाल्टिक राज्य है। कैसा? ये बाल्टी वाला राज्य नहीं है, ये बाल्टिक राज्य है जो बाल्टिक सागर है। कौन सा? बाल्टिक सागर से लगने वाला देश है। तो बाल्टिक राज्य कितने हैं? 3 हैं। एक तो है लिथुआनिया, ठीक है, एस्टोनिया। कौन सा है? लिथुआनिया, एस्टोनिया। एक है लताविया। तो 3 कंट्री है बाल्टिक गणराज्य। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया 3 बाल्टिक गणराज्य। तो इसका सही आंसर क्या था? इक्वेडोर ने क्या आपातकाल की घोषणा की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खबरों में रहा नेचीफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? कौन सा दर्रा? नेचीफू दर्रा। ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में है नेचीफू दर्रा। और चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो अपने सीमा सड़क संगठन है उसने बीआरओ ने क्या किया है? इस दर्रे में सुरंग का निर्माण किया है। किसका? सुरंग का निर्माण किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और भी दर्रे हैं। कौन से हैं? दिफू, पांगसऊ, ठीक है। इसके अलावा बोमडिला। कौन सा है? बोमडिला, ठीक है। तो ये सब दर्रे हैं कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब अगर अपने बात करें किसकी? उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी क्या दर्रे हैं? तो बिल्कुल है नीतीला और मानाला, लिपुलेख, ये सब जोड़ते हैं भारत को चाइना से। अब अगर अपने बात करें किसकी? अब बात करें अपने हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखना, एक तो आता है बाड़ा लाचा। कौन सा दर्रा? बाड़ा लाचा। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिपकीला। कौन सा? क्या ला? सिपकीला। सिपकीला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ही सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। अगर अपने बात करें मणिपुर की, किसकी? मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में एक दर्रा है तुजू, जो किसको जोड़ता है? म्यांमार को भारत से जोड़ता है। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में विस्फोटित माउंट एस्सो ज्वालामुखी कहां अवस्थित है? कौन सा? एस्सो ज्वालामुखी। कैसी? एसी ही, ठीक है। तो एसी ज्वालामुखी कहां पर है? ऑप्शन है होंशु, होक्काइडो, क्यूशु, कमचटका, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या है? इसका है क्यूशु में स्थित है। अब ध्यान ये रखिएगा
ये जो 3 है ये क्या है, ये द्वीप है। कहां पर, ये है प्रशांत महासागर में। कहां पर, प्रशांत महासागर में, ठीक है, कौन से, पूर्वी प्रशांत महासागर में। अब अगर अपने देखें ये तीनों के तीनों किसके अंडर में है, तो ये है जापान के अंडर में। जापान के 3 द्वीप हैं ये। अब जो कम चटका है, कितना कम ही चटका है, ज्यादा नहीं चटका है, तो ये कम चटका है, तो कितना कम चटका है, तो रूस ने चटका है, ठीक है, तो रूस ने ही कम चटका है, तो रूस का है, ये साइबेरिया से लगने वाला प्रायद्वीप है, ठीक है, साइबेरिया के पास में कौन सा, कम चटका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान। नाम ही अजीब है ना, तलपियट कब्रिस्तान कहां पर है? ऑप्शन है जापान, इजराइल, चीन, फ्रांस। इसका सही आंसर है इजराइल में। अभी अपने विदेश मंत्री गए थे, भूदान या भूदान ग्रोव है वो, वहां पे उपवन लगाया था, तो वहीं की बात है। इजराइल में वो गए हैं भाई, यहां का भी दौरा किया था तलपियट कब्रिस्तान का, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो यहां पर भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनकी जो यहां पर कब्रें हैं वो यहां पर है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो गए थे। कौन सा? तलपियट कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में अगर अपने बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा जेरूसलम है, एक नाम है हाइफा, स्थान है एक हाइफा। तो यहां पर हाइफा दिवस भी मनाया जाता है कब? 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को कब? 23 अक्टूबर को हाइफा दिवस भी मनाया जाता है। तो हाइफा में बहुत सारे अपने भारतीय जवान है वो शहीद हुए थे, तो उनका ये कब्रिस्तान है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर गए थे, तो इसलिए चर्चा में था। तलपियट कब्रिस्तान है कहां पर? इजराइल में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फिर लंबा चौड़ा आ गया। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला ऑप्शन है चर्चा में इंपॉर्टेंट इसलिए कि भारत का प्रथम इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है ये, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र पर आधारित भारत का प्रथम इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन है। दूसरी स्टेटमेंट है 20 से 22 अक्टूबर 2021 को 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिन का कार्यक्रम है। तीसरी है सम्मेलन का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तो भाई चारों की चारों ही सत्य है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये प्रश्न? तो प्रश्न ये है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में किन किन देशों को ग्रे सूची में शामिल किया गया है? अभी ग्रे सूची में वापस शामिल किया है। एक चर्चा में रहता है ग्रे सूची में पाकिस्तान, उसको बाहर नहीं निकाला है। तो 3 ऑप्शन है तुर्की, जॉर्डन, माली। किसको किया है? चौथा है उपयुक्त सभी। तो तीनों को शामिल कर लिया है ग्रे सूची में। क्यों? क्योंकि आतंकवाद की फंडिंग करने के कारण उन पे प्रतिबंध आरोपित करती है ग्रे सूची, और जो फंडिंग करते हैं उनको ग्रे सूची में डाल देते हैं ताकि उनको अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा कोई भी ऋण ना दिया जा सके या उसमें एक बाधा उत्पन्न की जा सके, ताकि अन्य देशों को संस्थाओं को पता चल जाए कि भैया ये ग्रे सूची में है तो इनको देने में रिस्क है, तो ऋण जो है उपलब्ध कराने में रिस्क है। तो ध्यान रखिएगा 2018 में पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल किया था और अभी भी ग्रे सूची में बरकरार है। शुक्र है ब्लैक लिस्ट नहीं किया, ब्लैक लिस्ट करने के बाद में चारों तरफ से गिर जाता है देश, ठीक है। एटीएफ, ठीक है, FATF क्या है? FATF की स्थापना कब हुई थी? 1979 में, 1989 में हुई थी। सचिवालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य देश कितने हैं? 37 + 2 क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय संगठन कौन से है? एक तो है यूरोपियन कमीशन, दूसरा है गल्फ ऑपरेशन ऑफ कमीशन, खाड़ी जो देशों का संगठन है वो इसमें शामिल है। तो 2 क्षेत्रीय संगठन है, 37 देश है, और भारत 2010 में इसका सदस्य बना था, ठीक है। भारत 2010 में इसका सदस्य बना। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया है? तो इन्होंने यहां से जो उर्वरक है वो प्राप्त किया है। किस देश ने किया है भारत से? ऑप्शन है श्रीलंका, इजराइल, इंडोनेशिया या भूटान। आंसर है श्रीलंका ने ये उर्वरक भारत से मांग की है, भारत ने प्रोवाइड भी करवाया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह बहुत बार हुआ है प्रश्न।
अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, इसकी जो चौथी महासभा है, कौन सी चौथी महासभा का आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, तो इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। यह भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को गठित संगठन है। बिल्कुल, ये क्या पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है। अगला है, वर्तमान में 122 सदस्य देश हैं। बिल्कुल, और तीसरा, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, मतलब भारत में है। ये सत्य है, सत्य है, बिल्कुल भारत में है। उपयुक्त सभी सत्य, तो इसका आंसर भी क्या होगा, उपयुक्त सभी सत्य है। इसका मुख्यालय कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा, भारत में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का, इसमें 122 सदस्य देश हैं। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की थी। किसके सहयोग से, भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इन्होंने पहले नियम ये रखा था, जो कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के, जहां पर सूर्य की प्राप्त रोशनी प्राप्त होती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो देश हैं वो ही इसमें शामिल होंगे। लेकिन हाल ही में के ये बाध्यता हटा दी है, कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है। और चर्चा में इसलिए था, चौथी महासभा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये था अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला है, सेंड्रा मेसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्या बात है, पहली राष्ट्रपति, तो पहली राष्ट्रपति चुना गया है, तो ऑप्शन है बारबाडोस, क्यूबा, बहामास, कोमोरोस। ये तो अजीब अजीब से ऑप्शन दे दिए। तो भाई ये सारे के सारे क्या है, छोटे छोटे देश हैं, छोटे टापू देश हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय नहीं, ये द्वीपीय देश ही है। जैसे बारबाडोस, दूसरा है क्यूबा, तीसरा है बहामास, चौथा है कोमोरोस। तो इसका सही आंसर है बारबाडोस। ये कैसा है, ये कैरेबियन देश है, ठीक है, ये कैसा है, ये कैरेबियन देश है। क्यूबा भी कैरेबियन देश है, बहामास भी कैरेबियन देश है, जमैका भी कैरेबियन देश है, ठीक है। जो कैरेबियन द्वीप में, जो कैरेबियन सागर है वहां पे रहते हैं, वो कैरेबियन देश है सारे के सारे। अब अगर अपने बात करें कोमोरोस, ये किसका है, ये है अफ्रीका के अंतर्गत आता है, ठीक है, अफ्रीका के अंतर्गत आता है। कहां पर है, ये मेडागास्कर के पास है। कहां पर है, मेडागास्कर के पास है। तो इसका सही आंसर क्या है, बारबाडोस की सेंड्रा मेसन है, वो पहली राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। ये किसके अंडर था, ये किसके अंडर था, ये था यूके, मतलब ब्रिटेन के अंतर्गत था। और अभी हाल ही में, हालांकि पहले ये गणतंत्र हो चुका था, तो अभी राष्ट्रपति नियुक्त किया है किसको, सेंड्रा मेसन को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्न में से असुमेलित है, इसमें से कौन सा असुमेलित है। पहला है विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, दूसरा संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, अगला राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 3 अक्टूबर। तो इसका गलत आंसर है, 3 अक्टूबर नहीं है, 2 अक्टूबर को आता है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। पहला विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, पोलियो मुक्त कब हुआ था, 2014 में हुआ था। कब, 2014 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। स्थापना कब हुई, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। क्यों हुई थी, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद में यह महसूस हुआ कि ऐसे बड़े बड़े भयंकर युद्धों को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए। और इसमें 193 जो सदस्य देश शामिल है, विश्व के सभी देश शामिल है। और इसके कितने अंग है, तो 6 अंग थे, और जिसमें से वर्तमान में 5 अंग है। पहला महासभा, पहला क्या है, महासभा। दूसरा सुरक्षा परिषद, क्या है, सुरक्षा परिषद है। और तीसरा अंग क्या है, ये है सामाजिक, क्या है, सामाजिक आर्थिक परिषद, क्या है, सामाजिक आर्थिक परिषद। चौथा क्या है, सचिवालय, चौथा क्या है, सचिवालय। और 5वां क्या है, अंग है, वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इसके 6 अंग थे
और छठा रह गया भाई, वो थी न्यास परिषद, जो नाश करती थी। क्या नाश करती थी? जो छोटे छोटे देश है, जो गणतंत्र थे, अपना शासन नहीं चला सकते थे, उन पर शासन चलाने का काम करती थी। जो स्वतंत्र हो जाता उसको फिर वो फ्रीडम दे देती थी। तो इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ऐसा कोई देश बचा ही नहीं है। तो न्यास परिषद समाप्त होने के बाद में 5 ही है वर्तमान में। पहला महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, सचिवालय और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और ये अपने को पता ही है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। आज अपने को पता है जो पटेल जी की जयंती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह मैन। तो पटेल जी की जयंती है 31 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है उनकी जयंती पर। तो आज सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 28 अक्टूबर 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो 28 अक्टूबर को आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, तो इसकी अध्यक्षता किसने की? लाओस, ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार। तो किसने की? ब्रुनेई ने की है इसकी जो अध्यक्षता। अब अगर अपने बात करें आसियान के बारे में, तो ये जो आसियान है, ये है क्या? इसकी स्थापना 1967 में हुई और इसका जो है क्या मुख्यालय कहां है? जकार्ता में है। और जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया में है। अभी इसके देश कौन कौन से हैं? वो है 10 देश। क्या भारत शामिल है? बिल्कुल नहीं है, भारत इसमें शामिल नहीं है, वैसे ही पर्यवेक्षक के रूप में है। तो 10 देश इसमें शामिल है। 5 तो है इसके क्या? 5 तो है इसके स्थायी, मतलब संस्थापक देश है इसके 5। कौन कौन से? अभी मैं आपको बता देता हूं एक ट्रिक। मिस इफ्ता, क्या है? मिस इफ्ता। मैं से मलेशिया, क्या? मलेशिया। से सिंगापुर, कौन सा? सिंगापुर। ई से इंडोनेशिया, क्या है? इंडोनेशिया। और फे से फिलीपींस, क्या है? फिलीपींस। और था से था दैया थाईलैंड, क्या है? थाईलैंड है। तो ये 5 है संस्थापक। इसके अलावा बचे कौन से? छठा आ गया लाओस, 7वां आ गया ब्रुनेई, 8वां आ गया वियतनाम और 9वां आ गया म्यांमार। वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई और एक रह गया कंबोडिया। कौन सा? कंबोडिया। ठीक है, तो ये 10 देश हैं आसियान में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। युद्धाभ्यास कोंकण शक्ति 2021 किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन है ब्रिटेन भारत, अमेरिका भारत, फ्रांस भारत या श्रीलंका भारत। किसके साथ में हुआ है? ये हुआ है ब्रिटेन, यूके और भारत के बीच हुआ है कोंकण शक्ति। अमेरिका और भारत के बीच में कौन सा होता है? अपने कर चुके हैं युद्धाभ्यास के नाम से। ठीक है, युद्धाभ्यास या युद्ध अभ्यास के नाम से होता है। भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा होता है? वरुण। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा हुआ था? अभी हाल ही में हुआ था मित्र शक्ति। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है जयनगर कुर्था सीमा पार रेल लिंक किस देश से संबंधित है? पार ही कर दी इन्होंने, सीमा पार कर दी रेल लिंक। ठीक है, तो जयनगर में आपको बता दूं भारत का है। कहां पर है? बिहार। कुर्था मैं आपको नहीं बताऊंगा एक बार, क्योंकि आंसर इसी में से है। आंसर है, ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार। लग रहा है चारों में से क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नेपाल के साथ में है। तो कुर्था कहां पर है? नेपाल में है। तो ये रेलवे लाइन लिंक है वो प्रारंभ कर दी गई है, इसलिए ये चर्चा में थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है सार्थक संदर्भित करता है। ये सार्थक है क्या? अपना काम सार्थक करना। तो क्या है भाई सार्थक? अरे भाई इन्होंने तो ऑप्शन ही अलग दे दिए, अपना काम सार्थक करना दिए नहीं। तो ऑप्शन है भारतीय तट रक्षक जहाज, दूसरा है नौसेना को परमाणु चालित नौसैनिक परमाणु चालित पनडुब्बी, स्थल से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और चौथा एंटी टैंक मिसाइल।
क्या है भाई? इसका सही आंसर है भारतीय तट रक्षक जहाज है, जो चर्चा में था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और केंद्र सरकार की हर घर दस्तक अभियान संबंधित है। केंद्र सरकार की एक योजना है या अभियान है, क्या है ये? एक अभियान है। कौन सा? हर घर दस्तक, भी हर घर जाकर दस्तक दी जाएगी। किससे संबंधित है? कोरोना वैक्सीन लगवाने को प्रोत्साहन से, स्वच्छता जागरूकता, जलापूर्ति हेतु, चुनाव प्रचार संबंधी। तो इसमें से लग रहा है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता भाई। 3 ऑप्शन बचे हैं, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है कोरोना वैक्सीन लगवाने को प्रोत्साहन हेतु, कि जिन लोगों के कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है उनके घर तक दस्तक दी जाएगी डॉक्टर्स के द्वारा, और कोरोना वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। तो केंद्र सरकार की जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर ये एडवाइजरी जारी होगी कि हर घर दस्तक अभियान है वो लागू किया जाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम का पुनर्गठन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो आर्थिक सलाहकार परिषद है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो मोदी जी की नहीं, वो पीएम की होती है, प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री चेंज होते हैं लेकिन प्रधानमंत्री का पद चेंज नहीं होता। तो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जो पीएम की, पुनर्गठन किया गया उसका, तो किसके नेतृत्व में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहला है अमिताभ कांत, दूसरा है विवेक देबरॉय, तीसरा है एनके सिन्हा, चौथा है सुशील चंद्रा। इसका सही आंसर क्या है? विवेक देबरॉय। ठीक है, तो विवेक देबरॉय है, इनके नेतृत्व में पुनर्गठन किया गया। अमिताभ कांत कौन है? सीईओ है किसके? नीति आयोग के। किसके हैं? नीति आयोग के। ये भी सदस्य थे किसके? नीति आयोग के। ठीक है, एनके सिन्हा क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। सुशील चंद्रा क्या है? इंसान है? बिल्कुल इंसान तो ही है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी है। क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी है। ठीक है, इंसान तो है ही, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अपने अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस, काफी चर्चा में रहा था पेगासस सॉफ्टवेयर। पेगासस के माध्यम से भारतीय लोगों की जासूसी करने के मामले की जांच हेतु एक समिति गठित की गई है। उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन अपने पास है जस्टिस आर.वी. रविंद्रन, दूसरा है डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, तीसरा है डॉक्टर प्रभारण जी, और चौथा है डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है जस्टिस आर.वी. रविंद्रन, ये तो है अध्यक्ष, और ये जो तीनों है ये है सदस्य समिति के। ठीक है, तो ये है पूरी समिति। ठीक है, तो ये थे अपने 25 प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।